हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगेन मैं सी एस कुंदन स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन के लिए। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं हर सप्ताह में मैं अपना डिसीजन लिया हूं कि सी एस के बच्चों के लिए मैं लॉ की क्लासेस है ना, कंपनी लॉ, JIJL या अदर जो कॉर्पोरेट लॉ है जो सिलेबस में कवर होता है, इसके लिए मैं हर सप्ताह में कम से कम इनसे संबंधित 5 वीडियो में डालूंगा। तो आज पिछले सेशन में मैंने बताया था कि इनकॉर्पोरेशन और फॉर्मेशन में क्या मतलब होता है, यानी कि कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 3 और सेक्शन 7 है उसमें क्या अंतर है ना। तो वो बातें हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, पिछले सेशन में डिस्कस किया था। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है ये एप्लीकेबल कहाँ पे होते हैं, यानी कि आज का जो सेशन है ये भी कंपनी लॉ बेस्ड है। कंपनीज एक्ट जो 2013 है वही बेस्ड है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कंपनीज एक्ट जो 2013 है वो एप्लीकेबल कहाँ पे होता है, यानी कि जो सेक्शन 1 है कंपनीज एक्ट का, है ना, जो स्कोप बताता है, एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी बताता है कंपनीज एक्ट का, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 है वो पूरे संपूर्ण भारत में लागू होता है ना। इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, है ना, पूरे संपूर्ण भारत में लागू होता है। और भारत का जो डेफिनेशन है वो कहाँ से मिलता है, तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक जब हम पढ़ते हैं तो टेरिटरी ऑफ इंडिया डिफाइन करता है, यानी कि भारत के पृष्ठभूमि को डिफाइन करता है कि हमारा भारत क्या है। तो उस संपूर्ण भारत पे कंपनीज एक्ट 2013 है वो एप्लीकेबल होगा। उसके बाद इसके अलावा कौन कौन सी बातें हमको ध्यान रखने वाली होती है एप्लीकेबिलिटी के दौरान, तो इसमें ये कहा गया है कि अगर बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग कंपनी में, चूंकि आपको पता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बनाए गए हैं, तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जो प्रोविजन होंगे, अगर उससे कंपनीज एक्ट का कोई प्रोविजन अगर कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो ध्यान रखे बात, बैंकों को चलाने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बनाए गए थे। उस स्थिति में हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को ध्यान में रखेंगे और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजन होंगे हम उसके साथ क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, कंप्लायंस करेंगे। एक इसमें डॉक्ट्रिन भी है जो ये कहता है कि अगर किसी पार्टिकुलर काम के लिए अगर कोई पार्टिकुलर एक्ट बनाया गया है तो हम उस पार्टिकुलर एक्ट को क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, तवज्जो देते हैं। इसका ये मतलब है कि बैंकों को चलाने के लिए आपको भी पता है RBI एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, तो भले ही वो बैंकिंग जो बिजनेस है वो कंपनीज एक्ट 2013 में भले ही रजिस्टर्ड है, बट स्टिल अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का कोई प्रोविजन होगा तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कंपनीज एक्ट 2013 को प्रीवेल करेगा। इसका क्या मतलब है, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, बैंकिंग बिजनेस करने के लिए मैं मान लेता हूं, एक एग्जांपल देता हूं कि बैंकिंग बिजनेस करने के लिए बैंकिंग कंपनी में कम से कम हम मान लेते हैं कि 5 डायरेक्टर का होना जरूरी है, ऐसा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, जस्ट मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको। लेकिन जब हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो कंपनीज एक्ट में आप क्या पढ़ते हैं कि प्राइवेट कंपनी अदर देन OPC के केस में 2 डायरेक्टर चाहिए और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए। लेकिन अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है कि 5 डायरेक्टर चाहिए, तो इसका यह मतलब हुआ कि बैंकिंग बिजनेस करने के लिए जब हम कंपनी बनाएंगे तो मेरे कंपनी में 5 डायरेक्टर का होना जरूरी होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपनी अगर होगी तो उसका जो प्रोविजन होगा हम उसको ध्यान रखेंगे। ये बात मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। उसके बाद ये बात अदर सेक्टर्स के अदर बातों के लिए भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 173 है वो कहता है कि हर कंपनी को साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करना है अदर देन OPC। लेकिन इट माइट बी पॉसिबल कि अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द नंबर्स ऑफ मीटिंग में बी मोर देन 4। तो ऐसे केस में क्या 4 करने से काम चल जाएगा क्या? आंसर इज नो, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट स्पेशली किसके लिए है, बैंकिंग कंपनी के लिए है। तो इस केस में हमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर 4 की जगह 6 मीटिंग लिखा हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में तो 4 मीटिंग से काम नहीं चलेगा, हमको 6 मीटिंग करना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट अगेन एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ओके। उसके बाद कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इफ द एनी प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट contrary to the provision of the Companies Act 2013. In a same manner, Companies Act 2013 also applicable to
कहाँ एप्लीकेबल होगा? ऑल इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ IRDA एक्ट। तो चूंकि इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट कौन करता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया कि अगेन अगर IRDA का कुछ अगर प्रोविजन है तो IRDA एक्ट प्रिवेल करेगा कंपनीज एक्ट 2013 को। उसके बाद जैसा कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं, इंश्योरेंस कंपनी में ऑडिटिंग से संबंधित कुछ यूनिक प्रोविजन है। यूनिक प्रोविजन ये है, जनरली आप जानते हैं कि हर कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना होता है। सेक्शन 139 से लेकर के जो सेक्शन 147 तक ऑडिटिंग एंड ऑडिटर्स अपना चैप्टर है, उसमें सारी बातें कही गई है। लेकिन जब आप इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हो तो एट द सेम टाइम फॉर 1 ईयर इंश्योरेंस कंपनी में 2 स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करने होते हैं। अगेन यूनिक प्रोविजन है। किसी भी कंपनी का ऑडिट कितना ऑडिटर करता है? एक ऑडिटर, एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के केस में ये IRDA एक्ट में लिखा हुआ है कि 1 साल का जो उसका ऑडिट होगा वो 2 ऑडिटर करेगा, 2 इंडिपेंडेंट ऑडिटर करेगा। तो क्या हम कंपनीज एक्ट को लेके चले कि IRDA एक्ट को लेके चले? अगेन आंसर इज IRDA एक्ट प्रिवेल करेगा कंपनीज एक्ट 2013 को। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर इस सेशन में कहीं भी अगर आपका कुछ डाउट हो, है ना, तो वेलकम है आपके सजेशंस के लिए एंड आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने क्वेरी को रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद अगर हम बात करें और किस पे होता है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो बहुत सारी कंपनी है। जैसे NTPC है, आपको पता है इसका काम पावर जनरेशन होता है ना। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, इनका भी काम पावर जनरेशन होता है। तो भारत में अगर हम देखें तो तरह तरह करके एनर्जी के सोर्सेस हैं, जैसे थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, हाइडल एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है, तो एटॉमिक एनर्जी है। तो अलग अलग माध्यम से पावर जनरेट किए जाते हैं। तो जो भी पावर जनरेशन कंपनी होगा या जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगा, बहुत बार क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कंपनी कोई और होती है, उससे क्या होता है कि एक कंपनी खरीद लेती है और खरीद करके क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बेच देती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या करती है, इसको कंज्यूमर तक पहुंचाती है और कंज्यूमर से पैसे इकट्ठा करती है। तो कहने का ये मतलब है यहाँ पे भी, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल तो होगा। लेकिन अगर उनका जो लॉ है, अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो वो कंपनीज एक्ट 2013 को प्रिवेल करेगा। ये बात हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेशनल नेशनल हाउसिंग जो एक्ट है हाउसिंग कॉर्पोरेशन के लिए, है ना, वहां पे भी अगर उनका अगर अपना कुछ अगर स्पेशल प्रोविजन है कंपनीज को चलाने के लिए, तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पे भी वो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन को प्रिवेल करेगा। इसके अलावा कोई स्पेशल कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई की हो। अब स्पेशल कंपनी क्या है, आपको पता है सारफेसी एक्ट के बारे में अगर पता हो, है ना, तो जो सारफेसी एक्ट है जिसका स्पेशली उद्देश्य होता है कि बैंकों का, वो भी किस बैंकों का, नेशनलाइज बैंकों का, अगर उनका लोन NPA हो जाता है, तो इस सारफेसी एक्ट के माध्यम से जो ARC जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, या इसको हम स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बोलते हैं, तो यह एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी है। इसलिए स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी है क्योंकि एक पार्टिकुलर एक्ट से इसको गवर्न किया जाता है, सारफेसी एक्ट। और इस कंपनी का उद्देश्य केवल और केवल नेशनलाइज बैंकों का जो NPA है उसको रिकवर करना है। आपको पता है कि जब बैंकों का अमाउंट NPA हो जाता है, यानी कि 90 दिन से अगर ज्यादा हो जाता है, 90 दिन से ज्यादा अगर उनका अमाउंट ड्यू हो जाता है, तो क्या DRT के माध्यम से, यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के माध्यम से क्या करते हैं, अपने पैसे को रियलाइज करने के लिए प्रोसीडिंग करते हैं। और ऐसे स्थिति में ये भी हो सकता है कि वो बैंक अपना जो डेट है वो अकॉर्डिंग टू सारफेसी एक्ट किसी स्पेशल पर्पस व्हीकल को क्या करे, ट्रांसफर कर दे, है ना। तो क्या होगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो कंपनी होती है, जिसको हम असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी बोलते हैं, ये कंपनी क्या करती है, फिर जो डेटर होता है, यानी कि जो बोरोवर होता है, उससे क्या करता है, वो पैसा रिकवर करता है। और उस बोरोवर का जो भी प्रॉपर्टी होगा, जो मॉर्गेज किया हुआ होगा या जो प्लेस किया गया होगा, वो क्या करता है, उसको सोल्ड आउट करता है, उसकी ऑक्शन करता है रियलाइज करके, और फिर क्या करता है, वो पैसे को रियलाइज करता है। बैंकों को फायदा इस ट्रांजैक्शन में ये होता है कि बैंक लिटिगेशन से बाहर हो जाती है। ये सारा लिटिगेशन अब ARC के हाथ में, यानी कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के हाथ में आ जाता है, और बैंक अपना पैसा लेकर के बाहर हो जाती है। तो दिस टाइप ऑफ स्पेशल कंपनी ऑल्सो कवर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, बट
इफ एनी स्पेशल प्रोविजन कंटेन अंडर सरफेसी एक्ट देन द सरफेसी एक्ट शैल बी प्रिवेल टू द कंपनीज एक्ट 2013। ऐसे केस में क्या करेगा, प्रिवेल करेगा कंपनीज एक्ट 2013 को। और इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा सा देख ले रहा हूं, मैं ऐसे कोशिश किया हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करूं, बट स्टिल एक बार बुक देखना जरूरी होता है कि अगर स्टिल अगर कोई चीज़ें अगर कवर मैं नहीं कर पाया हूं तो उसको मैं एक बार देख ले रहा हूं। 1 मिनट प्लीज। हाँ, तो जितनी भी चीजें थी मैंने कवर किया है, इस में जो भी चीजें लिखी गई थी सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी है ना, वो मैं कवर नहीं कर पाया कि कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज विच रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ। जो कंपनी का डेफिनेशन है ना, जो कंपनी का डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज विच रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2013 से पहले कंपनी लॉ नहीं था, इससे पहले भी हमारा इतिहास रहा है। भारत में अगर हम देखें तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1609 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में डाली, तब से कंपनी की शुरुआत भारत में होती है। उसके बाद एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका, है ना। तो कंपनी जो एक्ट है 2013 में जो कंपनी रजिस्टर्ड होगी उस पर तो एप्लीकेबल होगा ही। इससे पहले भी जितने सारे लॉ थे उसमें जो जो कंपनियां रजिस्टर्ड हुई है उस सब पे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। तो आई होप कि आपको सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 समझ में आया होगा। अभी भी अगर आपके कुछ डाउट है जो नहीं समझ में आया हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने क्वेरी के रेज कर सकते हैं। हम जरूर आपके बातों को समझेंगे और 24 घंटे के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेरी को मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम सेक्शन 2 कवर करेंगे। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ऐसे तो इसमें लगभग 95 डेफिनेशंस हैं, है ना, बट उसमें जो इंपॉर्टेंट 94 या 95 डेफिनेशंस हैं, बट उसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हम उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। सेक्शन 3 और सेक्शन 7 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 2, चूंकि ये थोड़ा सा बड़ा सा सेक्शन है, इसको लिए थोड़ा सा समय इसमें देना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।